नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कहते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ जीवन में आपको अपनी आसपास के लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ती हैं, क्योंकि इसका तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ कमर दर्द, अर्थराइटिस ऐसी बहुत सारी समस्याओं का दर्द उठाना वैकल्पिक है। इलाज की पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे, बने रहिएगा साथ। लेकर आए हैं विषय बढ़ती उम्र में अर्थराइटिस और कमर दर्द, कारण, रोकथाम और उपचार। और इस विषय पे विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हम बढ़ती उम्र में अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, कमर दर्द की बात कर रहे हैं, तो बढ़ती उम्र में अर्थराइटिस शुरू किस उम्र से होता है? देखिए, बढ़ती है ना, बच्चों में जो अर्थराइटिस होते हैं वो अलग होते हैं जी। और बड़ों में जो अर्थराइटिस होते हैं आमतौर पे 25 से 30 साल की उम्र में कुछ लोगों को अर्थराइटिस की तकलीफ़ें चालू होती हैं और अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के अर्थराइटिस होते हैं। सबसे पहले जो अर्थराइटिस है जो 25-30 साल की उम्र में जो लोगों को चालू होता है वो आमतौर पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत सारे लोग को होता है, पर महिलाओं में वो ज़्यादा पाया जाता है। उसमें जोड़ों में दर्द की तकलीफ चालू होती है, आमतौर पे हाथ के जोड़ों में दर्द और जैसा कि सभी तरह के अर्थराइटिस में होता है, जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न सबसे बड़ी तकलीफ होती है। लोगों को रोज सुबह जब सोकर उठते हैं तो हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में अकड़न रहती है। हाँ, अकड़न और सूजन रहती है, क्योंकि वही लक्षण देखने को मिलते हैं कि सूजन हाथ पैरों में हो रहा है। जी, तो जकड़न और सूजन से ही चालू होती है सबसे पहले तकलीफ। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तब जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और दिखाने पे जांच वाँच करने के बाद पता चलता है कि उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो कि खून की जांच कराने से और एक्सरे वगैरह कराने से पता चल जाता है। तो मरीज जितने जल्दी डॉक्टर के पास जाएगा उतने जल्दी चूँकि उसका इलाज चालू हो पाता है, जितने जल्दी इलाज चालू होता है मरीजों का, उतने जल्दी बीमारी को हम कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक कर सकते हैं जी। और ये एक तरह की आनुवांशिक बीमारी है ना। तो आमतौर पे माँ पिताजी लोग को अगर हो तो बच्चों में या महिलाओं में होने की चांसेस ज़्यादा होती है। उसके अलावा स्मोकिंग से भी कई बार बढ़ जाता है, कई बार कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण वो प्रोसेस है ना बढ़ जाता है। तो ये आनुवांशिक बीमारी भी है और साथ में ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हम बोलते हैं इसको। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो बीमारी है हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे शरीर के अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है, और जो प्रतिरोधक क्षमता है वो जाके जो है जोड़ों में जो है सबसे पहले चालू करती है, इसलिए हाथ की उंगलियों से दर्द, जोड़ों का दर्द चालू होता है। डॉक्टर साहब, ये हमने एक अर्थराइटिस की बात की, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, और कितने तरह के अर्थराइटिस होते हैं बढ़ती उम्र में? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो और कौन कौन से हड्डी रोग, कौन कौन सी, क्योंकि वो हम दर्द की बात कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र की जो जर्नी जो शुरू होती है, जो सफ़र शुरू होता है, उसमें हमारे दर्शकों को दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है। हमने आज पूरे इस प्रोग्राम के तहत हमने गाइड करेंगे। तो बढ़ती उम्र में क्या कौन सा अर्थराइटिस, एक आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात की, और भी ऑस्टियो अर्थराइटिस का आपने नाम लिया, वो भी बहुत कॉमन है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, और जैसे कि सारे अर्थराइटिस होता है, सभी तरह के अर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न से ही तकलीफें चालू होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आमतौर पे 50 से 60 साल की उम्र में लोगों को चालू होता है। कई बार किन्हीं कारणों से अगर पहले चोट वोट लग गई हो जोड़ों में, घुटनों में, तो वो पहले भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आमतौर पे सबसे कॉमन जो हमको देखने में आता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं है ना, उनको जोड़ों में दर्द रहता है, उठने बैठने में तकलीफ रहती है ना, घुटने में खास तौर से। पर इसके अलावा, घुटने के अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हाथ के अंगूठे में भी हो सकता है, कई बार कूल्हे के जोड़ों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि इसको एक हिंदी में वात रोग भी कहते हैं, वात रोग बोलते हैं, कई और गठिया भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि तेल कम हो गया, ग्रीस कम हो गया, घुटने की हड्डियां गिर गई, पानी सूख गया। तो ये सारे जो शब्द हैं ये सब एक ही बीमारी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे आम दर्शक जो घर में बैठे हैं उन्हें हम बता दें कि हम यहाँ गठिया रोग की बात कर रहे हैं, वात रोग की बात कर रहे हैं, जो आम भाषा में आपके घरों में चर्चित होगा। और एक आपके घुटने से या हड्डी से जो बोलते हैं पानी सूख जाना, हम इस विषय में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि पानी सूख जाना, ये पानी सूख जाना कहाँ से ये शुरू होता है, और लोग समझ नहीं पाते कि पानी सूख गया तो क्या हो गया, क्या हमारे घुटने खराब हो गए हैं या हड्डी बढ़ गई है, तो इस पे ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, आमतौर पे होता है क्या है, घुटनों में जब अर्थराइटिस चालू होता है तो जो घुटने की जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हड्डियाँ थोड़ी सी घिस जाती हैं। घिसने के कारण जोड़ों से आवाज़ आती है, तो लोगों को लगता है कि आवाज़ आ रही है तो ऑयल कम हो गया या पानी सूख गया। उसकी आवाज़ से भी डर जाते हैं, आवाज़ से डर जाते हैं, जैसे ही मूवमेंट करते हैं तो वो कट आवाज़ आती है। वो जो कट की आवाज़ आती है वो प्रिकर्सर है, उसके बाद ही अर्थराइटिस लोगों को चालू होगा, है ना, उसके बाद ही ऑस्टियोआर्थराइटिस चालू होता है।
डॉक्टर साहब जैसे कि जो आपने अभी आवाज़ की बात की, हमें मेन जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जेनेटिकली एक रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, उसके बाद ऑस्टियो अर्थराइटिस आता है, वात रोग, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपने लक्षण की बात की कि पहले आवाज़ आना ही शुरू होती है, तो कैसे बढ़ती उम्र के साथ लक्षण हम पहचानें और लोग जो हैं वो इलाज की तरफ जाएँ? देखिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस में जो सबसे कॉमन जॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो होता है घुटने का जोड़। घुटने के जोड़ में सबसे पहले जो सिम्टम्स चालू होते हैं, लोगों को सीढ़ी चढ़ने में दर्द चालू होता है, पालती मार के बैठने में जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, और लेटरिन में उठने बैठने में, अगर आप है ना इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो है ना लेटरिन में उठने बैठने में दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने में और पालती मार के बैठने में, ये सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं। बैठ गए तो उठने में फिर बहुत तकलीफ होती है, जमीन से बैठ के उठने में लोगों को दर्द होता है, वो सबसे कॉमन सिम्टम है जोड़ों के दर्द का। अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो हमेशा बेहतर होता है कि जाके एक बार एक्सरे करा लें या किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखा लें, तुरंत जाना चाहिए। जितने जल्दी है ना इलाज चालू होगा उतना अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब, हम आर्थराइटिस के साथ में कमर दर्द की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि घुटने, आपकी कमर सीधी नहीं होगी तो पैर भी सीधे नहीं होंगे। तो हम जो कमर दर्द की बात कर रहे हैं, तो कमर दर्द में कौन कौन सी बीमारियां सामने आती हैं, कौन कौन से हड्डी रोग सामने हमें देखने को मिलते हैं बढ़ती उम्र के साथ? देखिए, कमर दर्द बहुत सारे कारणों से होता है। उसका जो सबसे कॉमन कारण है कि कोई चोट लग गई, हम काम करने के लिए झुके और उसके बाद कमर में दर्द चालू हो गया, तो उसमें क्या होता है, कमर की जो मसल्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं उसमें दर्द के कारण, उसमें खिंचाव आ जाने के कारण होता है। दूसरा जो कमर दर्द का सबसे कॉमन कारण है वो है कुछ सामान उठा लेना, वजन उठा लेना। कई बार लोग घर में वजन उठा लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमको ऐसे भी देखने में मिलते हैं जो जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वजन उठा लेते हैं, उसकी वजह से चालू हो जाता है। और एक जो बहुत कॉमन कारण है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच का जो डिस्क होता है, जिसको कि हम प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं या शाइटिका की तकलीफ बोलते हैं, है ना आम बोलचाल की भाषा में, उसमें कमर का जो दर्द है कमर से चालू होता है और पूरे पैरों तक नीचे उतरते हुए चले जाता है, पैर के पंजे तक चले जाता है। कभी किसी को हिप जॉइंट में पेन होता है, कभी पिंडलियों में दर्द होता है, कभी पैर के अंगूठे तक भी दर्द चले जाता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो दर्द होता है वो आमतौर पर लो बैक पेन है। शाइटिका का दर्द उससे थोड़ा सा कम होता है लोगों को, है ना। उसके अलावा और जो कारण है, कई बार ट्यूमर होना, कई बार एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक तरह का आर्थराइटिस होता है, उसमें भी लोगों को कमर में दर्द हो सकता है। उसके अलावा जो है कई बार पेट की तकलीफें हो तो दर्द हो सकता है। महिलाओं को खासतौर से मैं 3-4 कारणों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, है ना, जिस कारण से उनको पुरुषों से थोड़ा सा ज़्यादा कमर का दर्द होता है ना। एक तो होता है कि गर्भाशय से संबंधित जो तकलीफ़ें होती हैं, जैसे गर्भाशय में कभी इन्फेक्शन हो जाए या कभी सूजन हो या गर्भाशय में कोई गठान हो या गर्भाशय अपनी जगह से नीचे की ओर अगर खसक जाए तो भी इस तरह का कमर का दर्द आता है महिलाओं को, जो कि बहुत कॉमन है। जैसे कि आपने पहले ही लक्षण की बात की, हम लक्षण में जाएंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इलाज की तरफ जा पाएँ। अगर लक्षण की हम बात करें, आपने सूजन की बात की, आपने अकड़न की बात की कि सुबह जब उठते हैं तो अकड़न आ जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बीमारियां भी हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं किडनी की समस्या है तो पैरों में सूजन आ जाती है, या उससे जुड़ा कोई ऐसा आर्थराइटिस भी है? देखिए, किडनी से जुड़ा एक आर्थराइटिस जरूर है, जिसे कि हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन गाउट का जो आर्थराइटिस है, गाउट की जो तकलीफ है, वो आमतौर पे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। हमारे शरीर में नॉर्मली भी यूरिक एसिड होता है ना। और गाउट के बारे में मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि गाउट जो है वो प्रोटीन खाने से होता है ना। वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का भाग नहीं है, वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से आता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनमें कि प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं वो हमको खाने पीने में अवॉइड करने चाहिए, है ना। बल्कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण कि गाउटी आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है, उसमें प्यूरिन्स में रेड मीट जो सबसे कॉमन है ना, रेड मीट और सी फूड, ये 2 चीज़ हमको अवॉइड करना चाहिए अगर गाउटी आर्थराइटिस से हम बचना चाहते हैं तो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, ये सब जो है इन सब में प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसका जब ब्रेकडाउन होता है वो यूरिक एसिड बनाता है। तो अगर है ना, बाकी जो नॉर्मली जो वेजिटेरियन डाइट में हम प्रोटीन लेते हैं, दाल लेते हैं, चना, राजमा, मटर, पनीर, ये आप ले सकते हैं, इनसे फ़ायदा ही होता है। इनसे सूजन नहीं होती है? इनसे नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, जो बहुत ज़्यादा आम है बढ़ती उम्र के वात रोग की जो हम बात कर रहे थे, अगर इसके लक्षणों की बात करें, क्योंकि जो सूजन है वो आपने बताया कि सभी जितने भी हड्डी रोग या आर्थराइटिस हैं उसमें कॉमन है सूजन और अकड़न होना, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये आर्थराइटिस का ही पेन है या ये गाउट हमको हो गया है या हमें कोई दूसरे तरीके का आर्थराइटिस हो गया है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए,
गाउट का जैसे हम चालू करें है ना, एक एक करके हम आर्थराइटिस को लेते जाते हैं। गाउट में जो होता है, जो आर्थराइटिस होता है, वो आमतौर पे पैर के अंगूठे में 80 से 85% लोगों को गाउट का जो आर्थराइटिस है वो पैर के अंगूठे से चालू होता है। तो कुछ मरीज होते हैं जिनको कई बार एंकल में है ना जो पेन और स्वेलिंग रहता है उसमें रहता है, और कई बार बहुत ही रेयरली ये हाथ की उंगलियों में यहाँ पर भी पेन आ सकता है, बट हाथ की उंगलियों में जो है बहुत रेयर होता है। तो गाउट का जो पेन है आप मान के चलें अगर पैर के अंगूठे में हो रहा है या एंकल पे हो रहा है तो वो गाउट की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो सबसे कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट होता है, दर्द और सूजन, वो हाथ की उंगलियों में, कोहनी में, कलाई पे है ना, ये सारे जोड़ों में ज़्यादा होता है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस जब बढ़ता है तो वो गर्दन में भी दर्द आ सकता है, उसमें गर्दन में भी पेन आ सकता है, और बाकी घुटने वगैरह में और हिप जॉइंट पे भी आ सकता है। लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है हाथ की ये वाले जोड़ का जी। और ये जोड़ों का, नकल्स जो नकल्स बोलते पे, हैं। नकल्स जी। दर्शकों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखिए यह संदेश। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है डॉक्टर साहब। हम अपनी चर्चा जारी करेंगे। हम अलग अलग हमने लक्षणों की बात की। आपने बताया कि रूमेटाइड जो अर्थराइटिस है उसमें नकल्स में हमारे जो पेन होता है, गाउट जो अर्थराइटिस, अगर किडनी से समस्या या यूरिक एसिड से समस्या है तो आपके पैर के जो आपका जो अंगूठा है उससे शुरू होता है। और आपने जो बात की कि अर्थराइटिस फिर कहीं ना कहीं कमर में भी इफेक्ट करता है। तो अगर हम कमर दर्द की बात करें तो कमर दर्द में किस किस वजह से वो शुरू होता है बढ़ती उम्र में? क्या कोई खास वजह या खास बीमारी भी इससे रिलेटेड है? देखिए, कमर दर्द का एक तो मैं कारण बताई चुका हूँ महिलाओं में, और जो वजन उठाने के कारण भी कमर दर्द हो सकता है ना, प्रोलैप्स डिस्क के कारण भी हो सकता है। एक और जो कारण है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का भी है, वो भी एक तरह का आर्थराइटिस होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसमें रीढ़ की हड्डी और हिप जॉइंट में ज़्यादा है ना जोड़ों में दर्द होता है। उसमें आमतौर पे जो दर्द है कई बार रात को होता है, मरीजों को नाइट में पेन्स होता है, जकड़न उसमें भी होती है ना। सूजन तो बहुत ज़्यादा चूंकि दिखाई नहीं देती रीढ़ की हड्डी पे, लेकिन जकड़न रहेगी और रात में दर्द होता है जोड़ों पे। डॉक्टर साहब, एक जो कमर दर्द की हम बात कर रहे हैं तो आजकल जो टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है अर्गोनॉमिक्स पेन कि आदमी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बैठने का बहुत ज़्यादा काम हो गया है, लोग अपना कंप्यूटर वर्क करते हैं, ऑफिसों में लोग घंटों बैठते हैं, तो वो भी एक कमर दर्द का एक कारण है। तो क्या वो भी आगे चल के किसी गहरी और गंभीर समस्या में तब्दील हो जाता है? एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी ऑफिस में लंबे समय तक बैठने वाले लोग हैं उनको अपनी चेयर बहुत कंफर्टेबल रखनी चाहिए। आमतौर पे अगर आपको कुछ नहीं करना है तो एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि आप जहाँ पर भी जिस भी चेयर पे बैठते हैं उसमें कुछ कुशन पीछे की ओर लगा के रखें। कुशन ऐसे पीछे लगे रहता है तो कमर को सपोर्ट मिलता रहता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको ऑफिस में लंबे समय के लिए बैठना होता है, बेहतर होता है कि आप पीछे कुछ कुशन लगा के रख लें, या कई तरह के सपोर्ट भी आते हैं, बैक सपोर्ट आते हैं, चेयर सपोर्ट आते हैं, वो भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम इलाज की तरफ अगर बढ़ें, हम आर्थराइटिस और कमर दर्द की दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो इलाज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कैसे इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है? और सबसे पहले तो अगर हम प्रिकॉशन की ही बात करें तो कैसे शुरू करनी चाहिए ये सफ़र को? देखिए, अगर आपको सबसे ज़्यादा कमर दर्द है तो कुछ बेसिक, जैसे कमर दर्द के लिए हम प्रिकॉशन लोगों को बोलते हैं, एक तो वेट उठाने से बचें और सामने झुक के वजन नहीं उठाना है। वेट नहीं उठाना है और सामने नहीं झुकना है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि कमर का दर्द लोगों का बढ़ता है। घुटने के लिए मैं एक बार अभी है ना बता चुका हूँ, फिर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, खासतौर से घुटने में, तो पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, उखड़ू नहीं बैठना चाहिए, और सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। तीनों चीज़ों से घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादा लोड आता है तो घुटने की हड्डियाँ ज़्यादा घिसती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जैसे कि आपने जो बताया कि सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में कि सीढ़ी ना चढ़ें, तो उसके लिए क्या जरिया अपनाना चाहिए, क्या इलाज की प्रक्रिया अपनाना चाहिए? देखिए, सीढ़ी चढ़ना अगर मजबूरी है तो बेहतर होता है कि हम हमेशा जो रेलिंग होती है, रेलिंग पकड़ के चढ़ें। रेलिंग पकड़ के चढ़ने से हमारे शरीर का वजन थोड़ा सा रेलिंग पे चले जाता है, तो घुटने पे चूंकि वजन कम आएगा तो घुटने की तकलीफ कम बढ़ेगी। जी
डॉक्टर साहब, अगर हम हड्डी रोग की बात करते हैं तो एक एक्सरसाइज का भी एक बहुत मेजर फैक्टर रहता है। लोग तरह तरह की योगा करते हैं, योगासन करते हैं या तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं। तो कमर दर्द और घुटने के लिए खासकर जो हम आज बात कर रहे हैं आर्थराइटिस और कमर दर्द की, तो इसके लिए कौन कौन सी खास एक्सरसाइजेस होती हैं, या कहीं कुछ एक्सरसाइज में लोग गलती करते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है? देखिए, एक्सरसाइज जो है कमर दर्द के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कमर दर्द से बचना चाहते हैं तो जितना रेगुलर और जितना नियमित हम कसरत करेंगे उतना कम कमर का दर्द हमको परेशान करेगा। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, बिल्कुल बेहतर होता है कि या तो किसी डॉक्टर को दिखा ले या फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से देख के एक्सरसाइज सीखे, और जो एक्सरसाइज बताई जाए उनको हम नियमित रूप से करते रहें। डॉक्टर साहब, कभी कभी गलत भी एक्सरसाइज होने से समस्या बढ़ जाती बिल्कुल है, बढ़ सकती तो है। हर एक्सरसाइज हर दर्द के लिए भी नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, हम हर मरीज को बोलते हैं कि अगर आप कुछ कमर के दर्द की एक्सरसाइज किसी ने भी आपको सिखाई है अगर, तो एक्सरसाइज करें। जो भी एक्सरसाइज करने से आपको दर्द हो रहा है उस एक्सरसाइज को बंद कर दें और बाकी की एक्सरसाइज करते रहें। हाँ, क्योंकि ये एक बोला जाता है कि हाँ पहले तो दर्द होगा फिर वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम आर्थराइटिस कमर दर्द की बात करें तो ये एक भ्रम की स्थिति है कि चीज़ें ये वैसी नहीं है। जो एक्सरसाइज करने से दर्द होता है वो एक्सरसाइज नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ शुरू में कर रहे हैं तो दर्द होगा, बाद में सही हो जाएगा, ये इसमें फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर नहीं है। आप जो एक्सरसाइज करने से दर्द होता है बेहतर होता है कि उसको ना करें, इस केस में ना करें। हाँ। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इलाज की प्रक्रिया की, हमने जो सफ़र शुरू होने की बात की, पहले तो एक्सरसाइज ही है कि प्रिकॉशन हम जितना हो सके एक्सरसाइज करें। अगर मेजर फैक्टर देखें तो होता क्यों है, क्या वजह है कि आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है या वजन लोगों का बढ़ रहा है? क्या ऐसा मेजर फैक्टर सामने आम आजकल देखने को मिल रहा है कि कमर दर्द और ये आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, कमर दर्द का बहुत बड़ा एक रीज़न जो आपने बताया वजन है। अगर वजन ज़्यादा होता है तो कमर में दर्द भी ज़्यादा होता है। दूसरा आपने भी है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर बहुत लंबे समय तक ऑफिस में बैठेंगे और बैक को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो भी एक कारण है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है कि एक्सरसाइज नहीं करना। एक्सरसाइज नहीं करने से पेट की और कमर की मसल्स में जो कमजोरी आती है उसकी वजह से भी दर्द होता है। एक और जो बढ़ती उम्र की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसी कारण भी कमर में दर्द होता है। डॉक्टर साहब, अगर हम खाने पीने की बात करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी दिनचर्या में शामिल करने वाली बात है, अगर हम खाने पीने की बात करें तो क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? किसी चीज़, कोई बोलता है कि बहुत वात वाला कुछ ऐसा खाते हैं लोग तो इससे दर्द बढ़ जाएगा, सूजन बढ़ जाएगा, तो क्या ये सब भी भ्रम की स्थिति है या कुछ भी इसमें इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको घी तेल वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो कम करना चाहिए। प्रोसेस फूड्स कम करना चाहिए। जितने भी आपको बाहर के चिप्स या पैक्ड फूड मिलता है वो सारा जितना कम करेंगे, इन सब से जोड़ों का दर्द बढ़ता है ना। वजन तो बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो कमर का भी दर्द बढ़ेगा, पर जोड़ों के दर्द के लिए भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स होती है ना। उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम हरी सब्जियाँ लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, है ना। इन सब से थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है हमारी, है ना, जोड़ों के दर्द के लिए। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उससे भी जोड़ों का दर्द और जकड़न जो है कम होती है। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं हमको आमतौर पे अलसी में मिल जाता है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स जो हैं वो, उसमें ऑलिव ऑयल में, सोयाबीन में, इन सब में ये ज़्यादा होता है। तो इन सब का अगर खाने पीने में अगर बढ़ाएंगे मात्रा तो जोड़ों का इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो थोड़ा दर्द भी कम होगा, जकड़न भी कम होगी। मतलब ये दिनचर्या में एक्सरसाइज के साथ में एक्सरसाइज आपको के साथ ये सारी ऐड करना चीज़ें चाहिए, शामिल करनी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम अब ये तो एक मिडिल एक जो इफेक्ट आया, हम इसकी बात कर रहे हैं कि आर्थराइटिस हो गया या नहीं हुआ तो उससे पहले क्या करना चाहिए। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हमारे जो दर्शक हैं वो दर्द से बाहर कैसे आएंगे? देखिए, जहाँ तक इलाज का संबंध है वो हर चीज़ के लिए अलग अलग होगा, टेलर मेड होगा। अगर जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अगर जितने जल्दी इलाज चालू हो जाए, दवाइयाँ तो जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हम बीमारियों को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। एक सिंपल पेन किलर्स होते हैं जिनको एनसेड बोलते हैं। एक और ग्रुप है दवाइयों का जिनको डीमार्ट्स बोलते हैं, जो डिजीज़ मॉडिफाइंग होते हैं, बीमारी को कंट्रोल करने के। और एक और नया क्लास ऑफ ड्रग है जिनको बायोलॉजिक्स बोलते हैं। उनसे आज की तारीख में अगर सही समय पे दवाइयाँ चालू हो जाएं तो पेशेंट्स जो है नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उनकी बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में की जा सकती है। मतलब रेगुलर उन्हें पेन सहने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर पेन सहने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ चालू रखें, है ना, नियमित रखें तो बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है बहुत अच्छे से, खासतौर से रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें अगर जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए इंजेक्शंस आते हैं कई, है ना, कई इंजेक्शन है अभी तो।
एक इंजेक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ दर्द कम करने के लिए होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं उसमें भी जो कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, घुटने की जो हड्डियाँ घिस रही हैं उनको कम करने के लिए होता है। तो एक तो पीआरपी के इंजेक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट के ब्लड से ही निकाले जाते हैं। दूसरा और भी इंजेक्शंस आते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस हैं जो साल भर में लगाए जाते हैं, है ना, तो वो लगाए जा सकते हैं, उनसे बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा कई दवाइयाँ भी हैं जो उनसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है, जो बीमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसको कम किया जा सकता है, तो जोड़ों की लाइफ उससे बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम आपने इलाज की है अभी जो बात की, इंजेक्शन की बात करी, तो एक और हमारे जो आम जनता है उसमें एक ये भ्रम की स्थिति बनती है कि इंजेक्शन हम लगाएंगे तो और दूसरा चीज़ हो जाएगा, या हमारे लिगामेंट में इंजरी आ जाएगी, या कोई और पानी भर जाता है इंजेक्शन लगाने से, सूजन आ जाती है, तो ये भी क्या भ्रम की स्थिति है या ये बिल्कुल ऐसे ही झूठ है? नहीं, भ्रम की स्थिति है। जोड़ों में पानी बहुत सारे कारणों से भरता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद भी भर सकता है, झिल्ली जो घुटने की जोड़ों की जो झिल्ली होती है उसमें इरिटेशन की वजह से भरता है, इंजेक्शन की वजह से, है ना, इंजेक्शन की वजह से जोड़ों में पानी भरता हो ऐसा नहीं है। कई बार हड्डियां बढ़ी रहती हैं, वहाँ से जो झिल्ली होती है घुटने की उसके ऊपर रगड़ खाती है, उसकी वजह से पानी आता है। डॉक्टर साहब, जो पानी जो भरता है, क्योंकि ये बहुत आम समस्या है आजकल, बहुत अर्ली एज में 27, 28 में देखने को मिलता है कि वो पूरा ऊपर से जो आपका कटोरी होती है उसके आसपास पूरी सूजन हो जाती है, तो क्या ये भी सिर्फ वही है, पानी भर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है? कभी कभी पानी को ज़्यादा हो जाता है तो निकाला भी जाता है। निकाला जाता है। देखिए, जोड़ों में, घुटने में खासतौर से अगर सूजन आ रही है तो 2-3 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर कोई चोट लग गई हो तो कई बार घुटने में ब्लड जमा हो जाता है, खून जमा हो जाता है ना। कई बार कुछ घुटने के आसपास इन्फेक्शन हो जाए तो घुटने के अंदर पस भी जमा हो जाता है। तीसरा जो सबसे कॉमन कारण है कि वो आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में पानी भर जाता है। लेकिन जिस एज ग्रुप की आप बात करें 25-27 साल की उम्र में, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं होता, लेकिन लोगों को एक रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। कई बार सर्दी, खांसी या लूज मोशन के कुछ समय के हफ्ता 10 दिन के बाद लोगों के जोड़ों में पानी भर जाता है, तो उसको निकालना पड़ता है। जी, उसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, और अब बहुत कन्वीनियंटली, बहुत आराम से निकल जाता है। सुई डाल के निकालना पड़ता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती, बहुत पेनफुल भी नहीं होता ना, उसमें कोई डरने या घबराने की बात नहीं है कि ये कोई अलग से कोई पद्धति या हमारे साथ कोई ऐसा इलाज किया जा रहा है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें सर्जरी की, क्योंकि ज़्यादातर जो घुटनों में आर्थराइटिस होता है तो नी रिप्लेसमेंट बहुत आम ये शब्द होता जा रहा है, तो क्या सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में इंसान आ जाता है या उसके बाद भी कठिनाइयाँ होती हैं? जो हमारे दर्शक हैं उन्हें पेन का बोझ उठाना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद? नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। जोड़ों का जो दर्द है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें अगर जोड़ों का रिप्लेसमेंट हो जाता है, चाहे वो हिप जॉइंट का हो चाहे घुटने का हो, तो पेशेंट जो है नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और आराम से जी सकते हैं, चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि डांस भी कर सकते हैं। तो मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती, कोई भी रुकावट नहीं आती है ना। आमतौर पे नॉर्मल ज़िंदगी में कोई ऐसी रुकावट नहीं आ सकती है, पेशेंट अपना चलना फिरना सब काम कर सकते हैं, सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अगली बार फिर एक नए विषय के साथ में मिलेंगे। कमर दर्द और घुटने की जो भी आज आपको पूरी प्रक्रिया इलाज की बताई गई है, गौर से उस पर विचार कीजिएगा, अपने पास के नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, नमस्कार।